नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जुलाई महीने का करंट अफेयर भाग 2, जिसमें 11 जुलाई से 20 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन, ठीक है, जो कि फ्रांस के पेरिस में, जो कि यूनेस्को हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आयोजित किया गया 6 से 16 जुलाई के बीच। इस बार के चेयरपर्सन रहे निकोले नेनोव, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने का। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का रोल। इंडिया भी जो है 2021 से 2025 तक फुल वोटिंग मेंबर रहा है इस कमेटी का, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। और इस बार जो है भारत को एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है, जिसमें जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इंडिया का, मराठा सैन्य परिदृश्य का समूह, उसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें कुल 12 किले हैं, ठीक है। इस मराठा सैन्य परिदृश्य का जो ग्रुप है उसमें टोटल 12 किले हैं। 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला तमिलनाडु में है। तमिलनाडु वाले किले का नाम है जिंजी का किला। यह भारत की 44th यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है, ठीक है। इसी के साथ भारत जो है 6ठे नंबर पर है विश्व में टोटल 44 विश्व धरोहरों के साथ। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। ये सेशन जो था 47 था। 48 वाला जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन होगा वो आपका दक्षिण कोरिया के बसान में होगा, ठीक है, साउथ कोरिया में होगा। दोस्तों, मराठा लैंडस्केप जो है 17वीं से 19वीं सदी के दौरान बनाए गए, ठीक है। मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति, स्थापित कौशल और विविध भौगोलिक संरचनाओं के सामरिक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी को, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में शामिल 12 किलों की एक तालिका है आपके लिए। यहाँ पर जो है 11 किले आपके महाराष्ट्र में है, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 12वां है जिंजी किला, जो कि तमिलनाडु में है एकमात्र, जिसे ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ट्राई दोस्तों यूरोप की एक बहुत ही पॉपुलर किला है, फोर्ट है। तो ट्राई इतना मजबूत किला था कि इस पर जो चढ़ाई करने वाले साम्राज्य थे वो लोग बाहर ही आके वहीं तहस नहस हो जाते थे। एक बार तो वो लोग इतनी मजबूत सेना थी और घबरा के वो लोग वापस जाने लग गए कि भाई ठीक है अब चलते हैं अंदर, यहाँ पे अंदर जो है घुस पाना बहुत ही मुश्किल काम है, इन पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल काम है ट्राई वालों पर। तो उन्होंने जाते जाते उसके जो मजबूत और जो मेन योद्धा थे उनको एक लकड़ी के बहुत ही बड़े घोड़े में जो है, ये घोड़ा बना क्या बना, घोड़े के अंदर जो है बैठ गए, लकड़ी का घोड़ा बनाया और सब लोग वापस चले गए। तो ट्राई वालों को लगा कि ये लोग तो वापस चले गए, हमारे लिए लग रहा है लकड़ी का एक गिफ्ट छोड़ के गए हैं घोड़े का, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उस घोड़े को ये लोग अपने अंदर ले आए। कई लोगों ने कहा कि इसको जला दो, बाहर मत ले चलो, लेकिन भाई उत्साह साम्राज्य वालों को खुश करने के लिए राजा ने आदेश दिया कि ले आओ अंदर, ठीक है, जश्न मनाते हैं। तो घोड़ा जो है अंदर खींच के लाया गया किले के अंदर, ठीक है। किले के अंदर जब घोड़ा घुस गया तो फिर उत्सव मना, बढ़िया गाना बजाना हुआ। उसके बाद रात में क्या हुआ, जब सो गए सब, ये जो योद्धा इसके अंदर बैठे थे सब बाहर निकले और पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिए अंदर से ही, ठीक है। वहाँ से एक वर्ड आया आपका टार्जन हार्स, ठीक है। टार्जन की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती, लेकिन ऐसे लिखते हैं टार्जन हार्स। हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं ना एक वर्ड, ठीक है, स्कैम वाली दुनिया में एक तरह का वायरस होता है टार्जन हार्स, ठीक है। तो इसी से वो वर्ड आया। खैर हम लोग भटक गए अपने टॉपिक से, तो वापस आते हैं। तो एक किला जिंजी का जो तमिलनाडु में है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का। बाकी 11 किले महाराष्ट्र में हैं, जिसमें शिवनेरी किला, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। रायगढ़ का किला है मराठा साम्राज्य की राजधानी। प्रतापगढ़ किला है, अफजल खान से युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर। सिंधुदुर्ग किला है, चौथा, समुद्र के बीच स्थित है, समुद्री रक्षा के लिए निर्मित किया गया था। विजयदुर्ग किला है, अंडरई किला है, लोहगढ़ किला है, तोरण किला है। तोरण किला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला विजय किया गया किला था यह, ठीक है। सालेर किला, फरकाट किला और पहाड़गढ़ किला, टोटल 11 हो गए, एक जिंजी किला, ये 12 शामिल किए गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे जुलाई 2025 में भारत के किन ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो आपका मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, ठीक है, इसे शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। भारत के टोटल 44 हो गए हैं और इसी के साथ भारत 6th स्थान पर है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, सैन्य परिदृश्य का हिस्सा बनकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है कौन सा? ऑप्शन ए है बेल्लोर किला, जिंजी किला, धनुषकोडी किला और त्रिची किला। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। जिंजी किला जो है वो आपका बना है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। इसके साथ 11 और किले एक ग्रुप में मिलकर शामिल हुए हैं इस बार 44वें नंबर पर, ठीक है, भारत का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित पांडुलिपि धरोहर पर वैश्विक सम्मेलन का शीर्षक क्या निर्धारित किया गया है?
भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज का आयोजन 11 से 13 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, 11 तारीख को विशेष रूप से इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में शिकागो धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिए थे। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में यह दिन चुना गया है 11 सितंबर का। इसका शीर्षक है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रो मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज, यानी कि भारत की ज्ञान परंपरा को पांडुलिपि विरासत के माध्यम से पुनः प्राप्त करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रो मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस नगर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन था। इसे केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटित किया गया। कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। इसकी थीम थी ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स। ठीक है, विशाखापत्तनम में किया गया। इसमें बिम्स्टेक सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें हरित सागर और ग्रीन पोर्ट्स जैसे भारत के समुद्री विकास से जुड़ी पहले को उजागर किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तालाश नामक कार्यक्रम जिसे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी STS और यूनिसेफ द्वारा आरंभ किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तलाश का मतलब होता है टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग एंड एप्टीट्यूड सपोर्ट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, ठीक है, यह कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य जो है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें फैले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 1.5 लाख आदिवासी छात्रों को लाभ पहुंचाना है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अभ्यर्थियों हेतु कैरियर परामर्श और कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तलाश योजना का कार्यक्रम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, कालनेमी, रामायण जो लोग देखेंगे उनको पता होगा। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी जो है यह हिंदू पुराणों के राक्षस कालनेमी से प्रेरित है। ठीक है, जो साधु का वेश धारण कर लोगों को भ्रमित करता था। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने जा रहे थे तो उस टाइम ये रास्ते में इनको भ्रमित करने के लिए मिला था, उनको गुमराह करने के लिए, और वहीं पर हनुमान जी ने इनका काम तमाम कर दिया था। तो ऑपरेशन कालनेमी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कौन? पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा यह ऑपरेशन घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य नकली साधु संतों और धार्मिक बहुरूपियों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किस पारंपरिक उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है। तो दोस्तों गणेश उत्सव है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हम सभी को पता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई में 10 जुलाई को इसको सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित कर दिया गया है। अब जो है यह उत्सव राज्य सरकार के संरक्षण व सहयोग से पूरे महाराष्ट्र में भव्य रूप से मनाया जाएगा। पहले भी मनाया जाता है, अब और जो है सरकार का संरक्षण भी मिल गया बढ़िया से। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई थी 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, लोकमान्य तिलक द्वारा। ठीक है, 1893, ये ध्यान रखेंगे। ध्यान कैसे रखेंगे? ध्यान यूँ रखेंगे, इसी टाइम शिकागो का भाषण भी हुआ था, ये हमने पीछे पढ़ा जस्ट, स्वामी विवेकानंद का। तो 2 सेम कंटेम्प्रेरी चीज़ें मिल गई, तो हम याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है गजमित्र योजना में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए शुरू किया है। तो दोस्तों असम सरकार ने जो है गजमित्र योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी सही होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो है 2000 से 2023 के बीच लगभग टोटल 1400 लोग और 1200-1300 हाथी जो हैं इनकी मौत हो चुकी है। ठीक है, मुख्य रूप से अवैध बाड़बंदी जैसे मानो कारणों से। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? असम के हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने इसे गंभीर स्थिति बताया और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता देखते हुए गजमित्र नामक योजना का शुरुआत किया। इसमें रैपिड रिस्पांस टीम भी शामिल है, गांव में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, हाथी हितैषी पौधों की खेती की जाएगी। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव और हाथियों दोनों की सुरक्षा और सह अस्तित्व को सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार और पश्चिम बंगाल में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण किया। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे जुलाई में, 18 जुलाई को। तो उन्होंने बिहार में जो है 7200 करोड़ रुपए के बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें रेलवे, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर की परियोजनाएं शामिल हैं। और पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने जो है 5000 करोड़ से अधिक का
योजनाएं लॉन्च की, ठीक है, जिसमें ऑयल एवं गैस, पावर, सड़क, रेलवे क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, एक्वा पार्क पहले भी स्थापित किया जा चुका है, इस बार एक्वाटेक पार्क है। तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम के सोनपुर में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उद्घाटित किया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक्वाटेक पार्क का उद्देश्य मछली पालन में नई तकनीक जैसे एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक सिस्टम और शोभा मछली यानी कि ऑर्नामेंटल फिश पालन का प्रशिक्षण देना है, जिससे कम पानी में कम समय में अधिक उत्पादन संभव हो सके। अभी असम देश का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य बन चुका है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक है, और असम चौथे नंबर पर है। ऐसे तो सबसे बड़ा देश मछली पालन का कौन है? चाइना है, ठीक है। उसके बाद भारत है, मेरे ख्याल से ऐसे ही है, ठीक है। खैर मुझे कंफर्म नहीं है दूसरे भारत है या नहीं, लेकिन पहले चाइना है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने निम्न में से किन 3 अफ्रीकी स्थलों को खतरे में विश्व धरोहर सूची से हटा दिया? ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके ये सारे। इसमें जो है ओल्ड टाउन ऑफ गदामेस, गदामेस लीबिया, आबू मीना मिस्र, और आत्सिन नाना के वर्षावन जो कि मेडागास्कर में स्थित है। इन तीनों सूचियों को जो है खतरे से बाहर बताया गया है। इन स्थलों को अवैध कटाई, बढ़ते जलस्तर और युद्ध से हुए नुकसान के कारण खतरा माना गया था। अब ये उससे उबर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस द्वारा हाल ही में न्यू कैलेडोनिया के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के अनुसार प्रस्तावित नया राज्य किसके अंतर्गत होगा? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलियाई संघ के तहत, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र, ठीक है, फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर, प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के संघ के तहत। तो दोस्तों जो आपका न्यू कैलेडोनिया है वो आपका दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है। तो यह जो है आपका, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है 1850 में फ्रांस का उपनिवेश बनाया था फ्रांस ने इसे, और 1957 में वहाँ के मूल निवासी जो थे कनक, ठीक है, यहाँ के मूल निवासी कौन थे? कनक समुदाय को फ्रांसीसी नागरिकता प्रदान की गई थी, ठीक है, 1957 में। और कब्जा कब किया था? 1850 में उपनिवेश बनाया था यहाँ पर फ्रांस ने। अभी जो है न्यू कैलेडोनिया में अंतिम स्वतंत्रता जनमत संग्राम हुआ 2021 में। अभी जो है ये मीटिंग जो हो रही है जुलाई 2025 में, इसमें इस समझौते के हिसाब से न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक नया राज्य घोषित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वह पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि फ्रांस का हिस्सा बनकर रहेगा, ठीक है। और इसका उल्लेख फ्रांस के संविधान में भी किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में भारत के किन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल या उपराज्यपाल की नियुक्ति किया गया है? तो दोस्तों अभी 14 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां की, जिसमें पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया, और कविंदर गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो याद कर लेंगे, कैसे याद करेंगे? प्रोफेसर असीम कुमार घोष, प्रोफेसर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नज़दीक हैं, हरियाणा में राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है। प्रोफेसर साहब कहाँ के? हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। फिर पुष्पति अशोक गजपति, ठीक है, पुष्पति अशोक गजपति राजू, ठीक है, गोवा के, गजपति गोवा, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेंगे। और कविंदर गुप्ता जी कहाँ के बने? गुप्ता जी बने हैं लद्दाख के, ठीक है, लद्दाख के राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। बाकी बात करें भारत के संविधान के अनुसार, तो भारत का संविधान का जो पार्ट 6 है, ठीक है, भाग 6 जो है उसमें उल्लेख है, ठीक है। भाग 6 में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल हैं? 152 से 237 तक, ठीक है, जिसमें राज्य और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में प्रावधान है। भारत के राज्यों के सरकार से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल हैं। इसी में जो है 153 से 158 तक जो है राज्यपाल से संबंधित विभिन्न प्रावधान वर्णित है। जैसे 153 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 55 में बताया गया है, 54 में इसकी शक्तियाँ बताई गई हैं, और 55 में बताया गया है, अनुच्छेद 55 जो है आर्टिकल, कि राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 55वां इसी के अनुसार इनकी नियुक्तियां की गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 155 इस न्यूज़ से डायरेक्टली रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है। बाकी ठीक है, 56 में इनकी कार्यकाल हो गए 5 ईयर्स का होता है जनरली। 57 में इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जैसे कम से कम भारत का कम से कम 35 वर्ष आयु हो, भारत का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। 58 में इनकी शर्तें हैं, ठीक है।
इसी तरह से आर्टिकल 161 में क्या है, राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है और दंड स्थगन, दंड लघुकरण या माफ़ी देने की शक्ति, ये सारी 161 में है। ठीक है, इसको कोरिलेट कर सकते हो आप राष्ट्रपति वाले 51 से। ठीक है, भाग 5 51 से लेके 136, सॉरी 51 से लेके 151 तक। ठीक है, जिसमें केंद्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, पार्ट 5 में उससे को रिलेट कर सकते हो। जैसे 51 में वो हैं तो 53 में राज्यपाल, 51 में प्रेसिडेंट है। इसी तरीके से चीज़ें हैं, बाकी हम उसमें देखेंगे, इसको लंबा नहीं खींच रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी जो है हो गया। ठीक है, मुख्यमंत्री 164 में है। तो राज्यपाल कौन बने हैं, असीम कुमार घोष हरियाणा के, गजपति राव बने हैं गोवा के, कविंदर गुप्ता जी लद्दाख के। ठीक है, गुप्ता जी चले गए कहाँ, घूमने लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पिछला भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित 4 व्यक्तियों में से कौन एक प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ हैं। ठीक है, 4 लोगों की नियुक्ति हुई है अभी जस्ट जुलाई में। ठीक है, अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो हैं कानूनी विशेषज्ञ हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, पहले बात कर लेते हैं हम कि राज्यसभा में अनुच्छेद आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, राज्यसभा से। ठीक है, 80 81 ऐसे देखो, और 81 ये आपका राज्यसभा से है, ये आपका संसद से, राज्यसभा से और लोकसभा से रिलेटेड है ऐसे। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल्स। तो 80 जो है राज्यसभा से रिलेटेड है, सरल 79 80 81 इसको ऐसे याद किया जाता है, 60 ट्रिक है। तो आर्टिकल 80 में जो है भारतीय संविधान के राज्यसभा में उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसी के अनुसार जो है, जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा कितने, 12। और ये 12 जो नियुक्त किए जाते हैं, इनके पास साहित्य, विज्ञान और आपके कला, सामाजिक सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहार का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से चुने जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कौन प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ हैं। ठीक है, जो चुने गए हैं 4 उनमें से, तो हमें वही बताना है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो हरीश वर्धन श्रृंगाला हैं, ये विदेश सचिव रह चुके हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो हैं भारत के राजदूत रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। और उसके बाद हैं श्री सदानंद मास्टर, ये समाज सेवा में हैं, केरला में सक्रिय नेता हैं भाजपा के। ठीक है, इनको चुना गया है, अभी भाजपा की गवर्नमेंट है तो उन्हीं से रिलेटेड लोग आएंगे यहाँ आपके राज्यसभा में। ओके, अच्छा, उसके बाद मीनाक्षी जैन जी हैं, इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। इनके बारे में बात करें तो इन्हें जो है सती नामक एक बुक भी लिख रखी है। ठीक है, सती, और इन्हें स्कूल के लिए जो मध्यकालीन जो हैं, उस स्कूल के लिए जो मध्यकालीन भारत मिडवल इंडिया की इतिहास की पुस्तक आती थी एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, उस किताब का जो पाठ्यक्रम था मध्यकालीन भारत, उसे पहले रोमिला थापर, सतीश चंद्र, इन सभी इतिहासकारों ने लिखा था। अभी जो है इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया, फिर से मीनाक्षी जैन के द्वारा, जो भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, इनसे मॉडिफाई किया गया कुछ चीज़ें। और आखिरी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है उज्ज्वल निगम, एक लीगल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने जो है बॉम्बे ब्लास्ट 1993 वाले में, गुलशन कुमार हत्या मामला, प्रमोद महाजन हत्या मामला 2008 में, मुंबई आतंकी हमला 26/11 वाला, ठीक है, इन सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से कार्य किया इन्होंने, और ये कानूनी एक्सपर्ट है। तो इन्हीं के बारे में पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, उज्ज्वल निकम एक कानूनी विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इन चारों लोगों की नियुक्ति की गई है किसके द्वारा, के प्रेसिडेंट के द्वारा 80(1)(a) के तहत। और ये और कई सारे आर्टिकलों को मिला के नियुक्तियाँ की जाती हैं, जैसे 41 आर्टिकल है, 80 का दूसरा आर्टिकल है, ये सारे मिलाकर इनके तहत इनको नामित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नई सीईओ और एमडी के रूप में 1 अगस्त 2025 से किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सही होगा आपका प्रिया नायर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, प्रिया नायर को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल सरकार द्वारा 2023 में किन शास्त्रीय कलाओं और कलाकारों को सम्मानित किया गया है जो कथकली और पारंपरिक वाद्य यंत्रों से संबंधित हैं। तो दोस्तों, केरल सरकार ने 2023 के लिए भी ध्यान रखना है कि 2023 के लिए राज्य शास्त्रीय कला पुरस्कार घोषित किए हैं, जिसमें स्टेट कथकली अवार्ड प्रसिद्ध वासुदेवन नंबूदरी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वाद्य संगीत के क्षेत्र में सकरा वारियर और मट्टनूर शंकरकुट्टी मरार को सम्मानित किया गया है। चेंडा और मृदंगम में ये निपुण हैं। ठीक है, कौन, शंकरकुट्टी मरार। नाट्यकला कुड्डियाट्टम में उत्कृष्ट योगदान के लिए गिरिजा देवी को सम्मानित किया गया। ठीक है,
तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। आपके जो केरल सरकार ने किसे किसे कथकली, छेंडा और मृदंगम के लिए, कथकली, चेंडा, मृदंगम और कुडियाट्टम नृत्य कला के लिए जो है गिरिजा देवी को, और कथकली के लिए कुरूर वासुदेवन नंबूदरी को, और चेंडा मृदंगम के लिए किसे शंकरन वारियर को सम्मानित किया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेदेखलाम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, बेदेखलाम। तो दोस्तों बेदेखलाम उत्सव जो है वो मेघालय राज्य के जयंतिया पहाड़ियों में जो है एक पनार समुदाय है। ठीक है, पनार समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में यह उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का अर्थ है बीमारी या महामारी को दूर भगाना, विशेषकर महामारी प्लेग या हैजा जैसी बीमारियों से समाज की रक्षा और अच्छी फसल की कामना करना होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बेदेखलाम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में, मेघालय राज्य का एक उत्सव है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी में स्टेट लीडरशिप के लिए IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों तेलंगाना को इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक में स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी में एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची में शीर्ष स्थान किन युवा उद्यमियों को मिला है जिन्होंने नवाचार और रोजगार सृजन में अग्रणी भूमिका निभाई? तो दोस्तों हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में 30 वर्ष से कम उम्र के 79 ऐसे युवा उद्यमों को सम्मानित किया है जो भारत के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। इस सूची का नेतृत्व जेप्टो के संस्थापक आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा कर रहे हैं। ठीक है, आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा। इस सूची में शामिल स्टार्टअप्स मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता वस्तुएं और वित्तीय सेवाओं से जुड़े हैं। इन संस्थापकों ने कुल मिलाकर $5.2 बिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई। ठीक है, और इन्होंने 64,000 से अधिक नौकरियों का भी सृजन किया। ठीक है, जिप्टो जो है एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 2021 में इसको फाउंड किए थे ये लोग और 2024-25 तक इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा, जिप्टो के फाउंडर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिएटर कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बनी है। ठीक है, मोस्टली सेम से नाम से इनका सोशल हैंडल है प्राजक्ता कोहली। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार UN पॉपुलेशन अवार्ड किस भारतीय महिला कार्यकर्ता को महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन हैं आपके रंजना कुमारी, बृंदा करात, वर्षा देश पांडे और शबाना आजमी। तो दोस्तों यह पुरस्कार जो है वर्षा देश पांडे को, महाराष्ट्र के सतारा की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। इन्हें 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया। वह दलित महिला विकास मंडल की सचिव हैं। ठीक है, यह पुरस्कार 2025 में अपना 40वां संस्करण मना रहा है और यह दुनिया भर में प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जो है इनके जो देश पांडे हैं उन्हें लिंग समानता, बालिका संरक्षण और दलित महिलाओं का सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने कार्य किया। इस योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। वर्षा देश पांडे सतारा की हैं, महाराष्ट्र की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में लॉर्ड्स के MCC म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का पोर्ट्रेट अनावरण किया गया? ठीक है, जुलाई में देखो हम सभी को पता है 10 जुलाई के आसपास लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लंदन में म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर का आधिकारिक रूप से अनावरण किया गया है, लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के अनुसार भारत किस वर्ष शूटिंग वर्ल्ड कप और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF ने भारत को 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप और 2028 में जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भारत सितंबर 2025 में जूनियर वर्ल्ड कप, फरवरी 2026 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप्स और नवंबर 2025 में पहली बार शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का आयोजन भी करेगा जो दिल्ली में आयोजित होगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? शूटिंग वर्ल्ड कप कब? 2027 में, और जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कब? 2028 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत इसकी मेजबानी करेगा 27 और 28 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जुलाई 2025 में किस खिलाड़ी ने जीता? तो 23 वर्षीय हरिकृष्ण एरा चेन्नई से हैं। 11 जुलाई को जो है फ्रांस में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर नाम
अर्जित कर भारत के 87 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? आपके हरिकृष्ण एरा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 2025 में किस टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे यह देश का उस वर्ष का पहला स्वर्ण पदक बन गया है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। पोल्याक इमरे एंड वर्गा जानोस मेमोरियल टूर्नामेंट में 65 वर्ग किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग श्रेणी में इन्होंने सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 आईसीसी का पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए किस यूरोपीय देश ने पहली बार क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों अभी जो है T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में आयोजित होने वाला है 2026 में। इन सभी यूरोपीय देशों में से कौन देश पहली बार इसके लिए क्वालिफाई कर रहा है? इटली अभी जल्दी ही नीदरलैंड को हराकर आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंबलडन 2025 जो है 138वां संस्करण अभी 30 जून से 13 जुलाई तक चला है। इसका वेन्यू कहाँ था? इसका वेन्यू यहीं रहता है, हाल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब लंदन। ठीक है, ये इसके विजेताओं की सूची देखते हैं। तो मेंस सिंगल्स के विजेता रहे इस बार के जानिक सिनर। ठीक है, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है कार्लोस अल्काराज को, जो कि अल्काराज जो थे वो डिफेंडिंग चैंपियन थे, पिछली बार इन्होंने जीत रखा था विंबलडन। किसको हराया था? इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया था। कार्लोस अल्काराज यानी कि 2024 के विजेता, और 2025 के जानिक सिनर। ठीक है, 23 के नोवाक जोकोविक। तो विंबलडन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बने हैं कौन? जानिक सिनर बने हैं। आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम इनसे रिलेटेड। वुमेन सिंगल्स की बात करें तो इगा स्वियाटेक पोलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। इसिमोवा अमेरिका की रहने वाली हैं, इनको हराया है। ठीक है, 1911 के बाद पहला डबल बेगल फाइनल। ठीक है, बेगल फाइनल का मतलब मैं अभी आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में क्या होता है, डबल बेगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेंस डबल्स की बात करें तो जूलियन कैस और लॉयड ग्लासपूल, ये लोग जो हैं वहीं के रहने वाले हैं। 1936 के बाद पहली पूरी तरह ब्रिटिश जोड़ी की यह जीत है। ठीक है, ये ब्रिटेन के ही विजेता हैं ये दोनों, जिन्होंने मेंस डबल जीता है। व्हीलचेयर वुमेन्स सिंगल्स हुआ है, जिसमें वांग जिंग चीन की विजेता रही हैं। ठीक है, जिन्होंने वही कामीजी को हराया जापान का। और स्पेशल रिकॉर्ड ये रहा है इस टूर्नामेंट का कि नोवाक जोकोविक ने विंबलडन में 100 मैच जीत लिए हैं। ठीक है, मैच जीतने के 100 लगा दिए हैं नोवाक जोकोविक ने। ऐसा करने वाले रोजर फेडरर के बाद सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जोकोविक। ठीक है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के हैं ना, फेडरर तो स्विट्जरलैंड के हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। ठीक है, अच्छा 2025 के हम सभी चारों ग्रैंड स्लैम जो मेन होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आपका सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कहाँ पे हुआ? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये जो है आपका हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से पूछता है कि कौन सा क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा घास कोर्ट पे, और कौन से हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं टेनिस टूर्नामेंट। इसका डेट रहता है जनवरी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है किसी नए वर्ष में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, लास्ट में यूएस। ठीक है, यूएस लास्ट में होता है, फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है बीच में। विजेता रहे जैनिक सिनर, इसके भी इटली के रहने वाले हैं। वुमेन सिंगल्स की विजेता रही आर्याना सबालेंका। ठीक है, फिर फ्रेंच ओपन हुआ पेरिस में। ठीक है, फ्रांस में क्ले कोर्ट पे होता है मई जून के महीने में। इसके विजेता रहे कार्लोस अल्कारेज, स्पेन के रहने वाले हैं। और इंग्लिश विजेता रही इगा स्वियाटेक, पोलैंड की रहने वाली हैं। फिर विंबलडन होता है लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, घास का कोर्ट रहता है एकमात्र ये, और क्ले कोर्ट रहता है फ्रेंच वाला एकमात्र। ठीक है, जून जुलाई में हुआ, जैनिक सिनर जीते हैं जुलाई में हुआ। ठीक है, 13 जुलाई को ख़त्म हुआ, 30 जून से जैनिक सिनर जीते हैं। किसको हराया इन्होंने हराया कार्लोस अल्कारेज को। और इगा स्वियाटेक ने किसको हराया? कोई खिलाड़ी थी उनको हराया। और एक सेकेंड, हाँ, तो इन्होंने हराया था अमांडा अनीसिमोवा को। ठीक है, अमेरिका की रहने वाली है। ठीक, यूएस ओपन अभी होने वाला है, अगस्त सितंबर के महीने में हो जाएगा। तो उसमें वहाँ इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट पे होता है बस, और विंबलडन होता है घास के कोर्ट पर। ठीक है, हरा हरा रंगीन रंगीन यूरोप में। ठीक है, ये भी यूरोप में होता है। फ्रेंच ओपन भी एक क्ले कोर्ट पर होता है। इसके विजेता रहे कार्लोस अल्कारेज, बाकी जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन के रहे। बाकी आर्याना सबालेंका रहीं। ओके, उसके बाद इगा स्वियाटेक रहीं। ठीक है, दोनों लगातार के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? तो जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, जानिक सिनर ने जीता। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1936 के बाद पहली बार विंबलडन पुरुष युगल खिताब किस देश की पूरी तरह घरेलू जोड़ी ने जीती है?
तो ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है, विंबलडन वहीं पे होता है, इसका तो आसानी से कर सकते हो आप। ये दोनों लोग हैं आपके, जूलियन कैस और लायड ग्लासपुल, इन दोनों ने जीता है पुरुष का युगल खिताब मेंस डबल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जूलियन कैस और लायड ग्लासपुल। अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2025 में महिला एकल फाइनल में 6-0 के स्कोर से जीत दर्ज करने वाली खिलाड़ी कौन थी, ठीक है। तो इगा श्वियाटेक जो है ये आपकी 0-6 स्कोर लाइन से जीतने वाली महिला बनी, और 1911 के बाद, ठीक है, फाइनल में पहला डबल बेगल वर्ड जो है रिलेट है किससे, आपके टेनिस से है। डबल बेगल का मतलब होता है कि कोई जो है 6-0 से स्कोर लाइन से अपने प्रतिद्वंदी को मौका ही ना दे गेम में आने का, तो एक कंडीशन कहलाती है डबल बेगल, ठीक है। यानी कि पहले ही सेट में इन्होंने 6-0 कर लिया, फिर दूसरे सेट में 6-0 कर लिया, ठीक है, ये डबल बेगल कंडीशन कहलाती है। और जो है तीसरा सेट खेला ही नहीं जाता, इसी से इनको जितवा दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का पहला ऐतिहासिक खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, जो है 14 जुलाई को चेल्सी फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का पहला ऐतिहासिक खिताब जीत लिया है। किसने जीत लिया है, चेल्सी ने, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। इन्होंने जो है पेरिस सेंट जर्मन को हराया, PSG को 3-0 से हराया है। मैच कहाँ पे खेला गया, मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी USA में खेला गया। तो कौन जीत लिया है, चेल्सी ने जीत लिया है आपका फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस 2025 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 की थीम क्या है और इसकी शुरुआत किस संगठन ने की थी। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल जो है 11 जुलाई को मनाई जाती है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, पीछे भी हमने डिस्कस किया। इसका उद्देश्य दुनिया में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों को उजागर करना है और खासकर युवाओं को अपने परिवार संबंधी निर्णयों में समर्थन देना है। इस बार की थीम रही 2025 की एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड अ होपफुल वर्ल्ड। और यह जो है आपका, इसकी शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा 1989 में की गई थी, ठीक है। इसका प्रेरणा स्रोत बना था 11 जुलाई में 1819 में दुनिया की जो जनसंख्या है वो आपकी 5 अरब पार कर गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई और 2025 में उसके कितने वर्ष पूरे हो गए। तो जो भारत का NCC है यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसने जो है 2025 में अपने स्थापना के 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को, आज़ादी के जस्ट अगले साल, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो यह संगठन देश के युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। NCC सेना, नौसेना और वायुसेना जैसी रक्षा सेवाओं के लिए एक ट्रेनिंग आधार प्रदान करता है, लेकिन 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 इसकी ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा की ओर नहीं ले जाती, ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 16 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, 77 वर्ष हो गए इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शतरंज दिवस 2025 कब मनाया गया और किस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, ठीक है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस जो है 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है, FIDE की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जड़ें जो है हम मानते हैं कि प्राचीन भारत में एक खेल था चतुरंग नाम से, उससे जुड़ी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है जुलाई महीने का करंट अफेयर भाग 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, 11 जुलाई से 20 जुलाई तक का सारा करंट अफेयर। इसके बाद 20 से 30 जुलाई तक का करंट अफेयर जल्दी ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें वीडियोज़ को। धन्यवाद।